start with presentation. So सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा 10 इयर्स का एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। डाइवर्सिफाइड का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैक्सिमम एरियाज को एक्सप्लोर किया है। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या रोल होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन किस किस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। तो मैंने PwC भी सर्व किया है पाकिस्तान में, एक बड़ी वेल नोन कंसल्टेंसी फर्म है PwC, जिसको हम लोकल AF फर्गूसन्स कहते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो वर्ल्ड में उसको PwC के नाम से जाना जाता है। तो मैंने वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अच्छा एक टाइम गुजारा। मेरी मेंटोरशिप वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से की गई। और उसके अलावा फिर मैंने एग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर एज अ डिप्टी मैनेजर काम किया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल के अंदर एक वेल नोन कंपनी है मार्टिन डॉ, वहाँ पर भी मैंने सर्व किया है। तो ओवरऑल मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस लोगों को होती है, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था उस वक्त इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे एजुकेशन नहीं दी जाती थी, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी लेवल। लेकिन अब यूनिवर्सिटी लेवल में साइबर सिक्योरिटी की डिग्रीज भी मौजूद हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी और देन अब मास्टर लेवल पे भी। तो देन यू गाइस आर वेरी वेरी लकी कि अब आप इस फील्ड के अंदर मास्टर या ग्रेजुएशन कर सकते हैं या स्पेसिफिक स्पेशलाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं टू लर्न समथिंग। तो मैंने जब किया था तो मैंने ग्रेजुएशन एज अ मेरा खैर तो ग्रेजुएशन तो मेरा कॉमर्स से था, लेकिन मैंने एज अ मास्टर जब अपने आप को कन्वर्ट किया तो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया और देन कंप्यूटर साइंस से मैंने प्रोग्रामिंग सीखी। तो मेरा एज एक्चुअली बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से है। सॉरी टू से मैं थोड़ा सा बोर करूंगा शुरू में, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप कैरियर स्टार्ट करें तो आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता था हाउ टू प्रोग्राम, हाउ टू do programming and how to start what I can say is how to write a website. तो जब मुझे ये सब चीज़ें पता थी तो मेरे लिए बहुत इजी था कि मैं अपने आप को मूव कर सकता था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। और सेम लाइक इफ यू आर डूइंग अ नेटवर्किंग, so if you know how to develop a network and what is the protocol, so you can easily shift yourself into the network security part. So these are the pillars, basic pillars हैं ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मूव करने से पहले। अप टू यू कि अगर हमारे पास पाकिस्तान में स्पेशलाइज ग्रेजुएशन लेवल पे साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये पिलर्स ऑलरेडी वहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोग्रामर हैं या आप नेटवर्क इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हैं तो, या स्पेशली खाली स्पेसिफिक आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सबसे मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूँ आप लोगों को कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइबर सिक्योरिटी भी नहीं आ सकते। यू कैन मूव इट, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में हार्डवेयर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है। ठीक है, तो इफ यू नो how to design the hardware, you can exploit the hardware as well, you can do the security as well for that hardware. So ये सारे बेसिक पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मूव करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट यू हैव एन ग्रेजुएशन सो यू कैन मूव इजीली। सो मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग में वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि रेड टीम क्या है। पेन टेस्ट तो हमारा एक बेसिक है कि हम जिस पे डिस्कशन करेंगे। पेन टेस्ट इज वन ऑफ द then when you will achieve the advanced level of the pen test, then you can move easily to red teaming as well. अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं मेरी कंट्रीब्यूशन। मेरी कोशिश होती है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं अपनी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान के अंदर मैंने एपटेक के अंदर बहुत ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं और मेरी प्योर कोशिश होती है रादर देन मैं गोइंग टू प्रोफेशनल के पास जाके उनको ट्रेन करूं, रादर देन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेन करूं यंगस्टर्स को। तो मैंने जब तक मैं पाकिस्तान में रहा मेरा बहुत ज़्यादा सेमिनार मैंने एपटेक में किए, क्योंकि मैं खुद भी एपटेक से मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। So I understand it कि if I'm a programmer, so I can teach them how to do the secure coding, how to do the secure application, develop application. तो वहाँ से फिर मैं कम्युनिटी को सर्व करता था। देन वहीं से फिर हमारे पास जो भी ओपन सोर्स पाकिस्तान से बाहर जो कम्युनिटीज़ हैं वो ओपन सोर्स के ऊपर बहुत काम करती हैं। तो मेरा एक पॉइंट था कि मैं ओपन सोर्स कम्युनिटी की वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूँ इशू और देन उनको रिपोर्ट करूँ। तो उनके अगेंस्ट में हमें एक CV कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से हमें एक नंबर मिलता है जब भी आपको ऐसी कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि
बड़ी वेबसाइट पे तो हर कोई काम कर रहा होता है, लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि दे गिव अस अ बग बाउंटी। बग्स फाइंड करने के अगेंस्ट जो बाउंटी पैसे दिए जाते हैं उसको बग बाउंटी कहा जाता है, तो वो देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द ओपन सोर्स कम्युनिटी, उनके लिए कौन काम करेगा? तो हम जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो ओपन सोर्स कम्युनिटी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर बग्स फाइंड करते हैं और विदाउट थिंकिंग कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम उनको रिपोर्ट करते हैं, देन दे विल असाइन सम सीवी टू अस एंड वो हमारी एक अकम्प्लिशमेंट होती हैं। तो वो मैं काम करता हूँ। और देन क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी में समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि समटाइम्स आप पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैजुअल है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो सीएमएस टाइप के बन रहे होते हैं, और हम सीएमएस यूजुअली गिटहब से डाउनलोड कर लेते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। तो उनको यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। वल्नरेबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है एज अ बग, जिससे कोई सिक्योरिटी लूप होल या सिक्योरिटी इशू में वो कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत बेसिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके हम इन चीज़ों पे बात करते जाएँगे। और ओटी सिक्योरिटी, दिस इज़ समथिंग मैं सिर्फ़ अपना बता रहा हूँ अभी, ये कि इन सब चीज़ों में मैंने काम किया है। फिर ऐसा नहीं है कि मैं खाली पाकिस्तान में ही एज़ अ स्पीकर रहा हूँ। Black Hat is a well-known organization as a information security perspective. You do the Google, तो you will know Black Hat, DEF CON, this type of organization, तो जो बहुत ही इनिशियल लेवल से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं वहाँ पे एज अ स्पीकर लोग जाते हैं और अपनी जो भी उनकी इनोवेशन होती है, कुछ नई चीज़ उन्होंने डिस्कवर की होती है, वहाँ जाके प्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी प्रोफेशंस को और बताते हैं कि हमने ये एक हमारी आइडेंटिफिकेशन थी और हम इसको इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और दैन वहाँ पे उनको अप्रिसिएशन मिलती है। तो वैसे ही ब्लैक हेड वैसे तो यूएस से स्टार्ट हुई थी और देन इट्स मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स से अब वो सऊदीया के अंदर भी हो रही है। So I got a chance. I've requested them to. I have some topic I want to present it, and they give me the opportunity. So मैं बहरीन से फिर मैंने सऊदीया गया और वहाँ पे मैं अपना ब्लैक हेड मियाँ जो गल्फ रीजन की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मैंने 2022 के अंदर अपना ओटी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मेरी एक R&D थी, जो मेरा एक नॉलेज मैंने गेन की थी इसको काम करते हुए मैंने वहाँ पे प्रेजेंट की। जैसे अगर प्लान डाउन हो गया तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास हमें क्या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, के इलेक्ट्रिक कराची के लिए, स्पेसिफिकली कराची, अगर पाकिस्तान बात की तो वापडा, तो फॉर एग्जांपल बिजली आना हमारे बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑफ, दैट्स इट। और ये हो चुका है पाकिस्तान में, बहुत कैजुअल है। और बेस्ड ऑन दैट देन नेपरा ने डिसाइड किया कि हमारा कोई रेगुलेशन होना चाहिए, हमारे पास कोई, हमें पता होना चाहिए कि ये लाइट जो ऑफ हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये किसी साइबर अटैक के अगेंस्ट ऑफ नहीं हुई। तो उसी वजह से वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जब बनती है तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग्स होती हैं, वहाँ पे प्लांट लगे हुए होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशंस होते हैं, वहाँ से वो जो ग्रिड स्टेशन वर्क कर रहे होते हैं उनके पीछे ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज काम कर रही होती हैं, मशीन्स काम कर रही होती हैं। उन मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स होते हैं, और वो कंप्यूटर बहुत आइसोलेशन मोड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। मैं बताने का मकसद ये था कि आपको, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ओटी का नाम जिक्र कर दिया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कहीं पर अब इस वेबिनार के बाद ओटी का वर्ड सुने, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कैजुअल इस वर्ड को यूज़ किया जाने लगा है। लास्ट अगर मैं 4 इयर्स पहले की बात करूँ तो ओटी के बारे में किसी को नहीं पता था वहाँ पे, बहुत कम लोग जानते थे। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी बाहर से ट्रेनिंग ली इंटरनेशनली, दुबई से मैंने ट्रेनिंग ली थी, और देन आफ्टर दैट आई नो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू फोकस इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे ओटी के अंदर अवेलेबिलिटी पहले आता है। जब आईटी की हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी पहले आती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी को इतना फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन सीएनआईसी जो हमारा एक नेशनल आईडी का नंबर होता है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, हमें ऐसे ही हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए थी ये इन्फॉर्मेशन हमें। या अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, अब तो खैर क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हम इतने आराम से किसी को नहीं देते, अब ज़्यादातर एजुकेटेड होते आ रहे हैं हम लोग, हमें इस चीज़ का अंदाजा होता जा रहा है कि कार्ड इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे कितने बड़े स्कैम हो सकते हैं। और तो इस वजह से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ हमें यूजुअली किसी को नहीं बतानी चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर के अंदर डेट ऑफ बर्थ आपका एज अ की सिक्योरिटी मेजर रखा जाता है, पासवर्ड रिसेट करने के लिए या फिर आपका कार्ड का पिन रिसेट करने के लिए। या सेकंड थिंग इज योर मदर नेम। दीज टू फैक्टर आपके रखें, क्योंकि मदर नेम आपके नादरा के डेटाबेस में यूजुअली
नहीं होता या आपके कार्ड के ऊपर प्रिंटेड नहीं होता, तो जो चीज़ आपकी इजीली अवेलेबल नहीं है वो एज अ रीसेट पिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर। तो ये हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें यूजुअली एज अ हम अननोन या किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसको हम नहीं जानते हो, तो हम ऐसे इजीली डिस्क्लोज हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब भी हम इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो हमें एन्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। एन्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। अगर आप लोग बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को अगर आपके पास मेजर का ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, तो यू हैव टू लर्न क्रिप्टोग्राफी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अगर आपकी स्टडी से अच्छी हो, आपकी मैथ अच्छी हो जिसमें प्रोबेबिलिटी की बात सबसे ज़्यादा की जाती है, तो क्रिप्टोग्राफी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। मैंने भी पढ़ा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन बहुत ही खुश सब्जेक्ट होता है तो हर किसी को इतना इजीली ग्रैस्प नहीं होता ये। दूसरा, हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जब ये कंट्रोल्स की बात की जा रही है तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इस लिहाज से। अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी के ऊपर। तो इंटीग्रिटी इज़ समथिंग समवन कैन ऑल्टर थिंग्स और डेटा मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम नवेद है, और कोई मेरी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रिटेंड करता है कि मैं नवेद हूँ, और देन वो अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बहरीन में काम करता हूँ, वो प्रिटेंड करता है नहीं, नहीं ये बहरीन में नहीं, ये कहीं और काम करता है। तो मेरी इंटीग्रिटी जो एक्चुअली मेरे साथ है, जो मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफ़ाई करके प्रेज़ेंट कर रहा है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम बात करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि हमने एक इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर की हुई है और उसको मॉडिफ़ाई कर दिया जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक कार्ड, जो हम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो कार्ड नंबर है, और अ, कार्ड नंबर्स के अलावा मैं किसी और एग्ज़ाम्पल पे जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उम, हम ये कह सकते हैं कि 2 पर्सन ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है? और ये कम्युनिकेशन 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिफाइंड है, लेकिन सम पर्सन उसके अंदर इंटरसेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन 2 पॉइंट्स के दरमियान होने की बजाय 3 पॉइंट्स के दरमियान होगी। पहले ये मेरे पास आएगी, देन मैं इसको आगे मैं कम्युनिकेट करूँगा। तो यहाँ पे जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो अब वो पर्सन अगर मलिशियस इंटेंट से आया है, मलिशियस मीन्स के उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो चाहता है कि मैं इसको ईव्सड्रॉपिंग करूँ, इसको बी से पढ़ूँ और इसको मॉडिफ़ाई कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपसे कि साइबर सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सेम चीज़ डिफरेंट है। लेकिन वो पर्सन आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है और बोलता है नहीं दोनों सेम है। तो इसका मतलब मैंने कुछ कहा, आप तक जो चीज़ पहुँची वो डिफरेंट पहुँची। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन दोनों के दरमियान हम लोग के दरमियान ट्रैवल की जा रही है, उसके बीच में कोई और थर्ड पर्सन बैठ के उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जिसको हम एज़ अ अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मलिशियस अटैकर अटैक करते हैं तो इसको हम एमआईटीएम भी कह रहे होते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। यूजुअली मैन इन द मिडल अटैक टाइप ऑफ अटैक्स जो होते हैं वो लोकल नेटवर्क्स पे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। इसका इंटरनेट से पे परफॉर्म करना, डेटा मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम नवेद है, और कोई मेरी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो प्रिटेंड करता है कि मैं नवेद हूँ, और देन वो अगर मैंने फॉर एग्जांपल बहरीन में काम करता हूँ, वो प्रिटेंड करता है नहीं, नहीं ये बहरीन में नहीं, ये कहीं और काम करता है। तो मेरी इंटीग्रिटी जो एक्चुअली मेरे साथ है, जो मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफ़ाई करके प्रेज़ेंट कर रहा है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम बात करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि हमने एक इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर की हुई है और उसको मॉडिफ़ाई कर दिया जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक कार्ड, जो हम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो कार्ड नंबर है, और अ, कार्ड नंबर्स के अलावा मैं किसी और एग्ज़ाम्पल पे जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उम, हम ये कह सकते हैं कि 2 पर्सन ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है? और ये कम्युनिकेशन 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिफाइंड है, लेकिन सम पर्सन उसके अंदर इंटरसेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन 2 पॉइंट्स के दरमियान होने की बजाय 3 पॉइंट्स के दरमियान होगी। पहले ये मेरे पास आएगी, देन मैं इसको आगे मैं कम्युनिकेट करूँगा। तो यहाँ पे जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो अब वो पर्सन अगर मलिशियस इंटेंट से आया है, मलिशियस मीन्स के उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो चाहता है कि मैं इसको ईव्सड्रॉपिंग करूँ, इसको बी से पढ़ूँ और इसको मॉडिफ़ाई कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपसे
कि साइबर सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सेम चीज़ डिफरेंट है, लेकिन वो पर्सन आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है और बोलता है नहीं दोनों सेम है। तो इसका मतलब मैंने कुछ कहा, आप तक जो चीज़ पहुँची वो डिफरेंट पहुँची। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम दोनों के दरमियान हम लोग के दरमियान ट्रैवल की जा रही है, उसके बीच में कोई और थर्ड पर्सन बैठ के उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जिसको हम एज़ अ अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैलिशियस अटैकर अटैक करते हैं तो इसको हम एमआईटीएम भी कह रहे होते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। यूजुअली मैन इन द मिडल अटैक टाइप ऑफ अटैक्स जो होते हैं वो लोकल नेटवर्क्स पे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। इसका इंटरनेट से पे परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे आईएसपीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके, थर्ड पे हम आते हैं अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अवेलेबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम पे आप सारे इस वेबिनार को ज्वाइन कर लें, लेकिन समहाउ आप सबका इंटरनेट डाउन हो जाता है। दैट्स मीन कि टाइम इज वैल्यू। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लेकिन आप लोग नहीं आ पा रहे, तो इसका मतलब मेरे लिए आप अवेलेबल नहीं है और आपके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अवेलेबिलिटी एट दैट टाइम अगर चीज मौजूद नहीं है तो दिस इज इशू। और वो इशू किसी भी सूरत में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने हमारी इस टीम्स को कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो और वो चाहता हो कि टीम्स हैपन नाउ, दिस मीटिंग हैपन नाउ, और उसको वो डिसेबल कर दे और हम सबको किक ऑफ कर दे, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह जहाँ आईटी सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर से और वो डेटा मुझे नहीं मिल पा रहा एट दैट टाइम। फॉर एग्जांपल मैं बैंक की बात करता हूँ कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन एट दैट टाइम बैंक का सिस्टम अनअवेलेबल हो जाता है और वो मैं पेमेंट नहीं कर पाता। दिस मीन्स कि अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बैंक की, जो उसको 100% अशो इंश्योर करनी है कि वो मुझ तक पहुंचा सके डेटा, कि मैं कोई क्रूशियल पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं वो पेमेंट नहीं कर पा रहा और बैंक का सिस्टम डाउन हो चुका है। तो दिस मीन्स कि बैंक की रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का फैक्टर आ रहा होता है। तो तीनों फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि हम किस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी हम किस सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं या किस सिस्टम की हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये फिर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, जैसे अभी हमने आपसे शुरू में जिक्र किया कि कुछ साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट रोल भी हैं, तो हम उन रोल के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं तो अब आपके पास चॉइसेस हैं। क्योंकि जाहिर है आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बन सकते, या बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बन सकते, लेकिन यू विल सर्वाइव बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू लर्न फर्स्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदरवाइज you may, but it would be difficult for you because कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, एंड ऑफ द डे आप वो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो एक अच्छा प्रोग्रामर जब सिक्योरिटी में आएगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ मैंने साइबर सिक्योरिटी के रोल यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये कुछ कुछ नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करूं तो इस फील्ड में सबसे अच्छा वो पर्सन आ सकता है जिसकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो, जिसने नेटवर्किंग के अंदर ही बीएस किया हुआ ग्रेजुएशन, जिसने नेटवर्किंग के अंदर पहले जॉब की हुई हो, देन ही कैन इजीली मूव टू नेटवर्क सिक्योरिटी रोल। बिकॉज पाकिस्तान में तो इतने सेग्रीगेशन नहीं होती रोल्स के अंदर। आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पर्सन होता है जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी भी करनी है, उसको सिक्योरिटी इंजीनियरिंग भी करनी है, उसको सिक्योरिटी कंसल्टेंसी भी करनी है। जीआरसी थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन पेन टेस्टिंग भी उसने नहीं करनी है। और लेकिन पाकिस्तान से जब बाहर आप मूव करते हैं तो ये स्पेशलाइज रोल है। मैं जीसीसी की बात नहीं करता, जीसीसी के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा है कि रोल मिक्स एंड मैच हो रहे होते हैं, लेकिन when you will go to the Europe side, when you will go to the US, Canada, UK, then you will find कि ये जो रोल्स हैं ये स्पेशलाइज रोल हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इज समथिंग लाइक कि आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर पता हो तो देन यू कैन अप्लाई द कंट्रोल्स। अप्लाई द कंट्रोल्स लाइक अ फायरवॉल है। अ फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर होगी ये तो आपको पता है, लेकिन उसके अंदर कैसे आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इनेबल कर सकते हैं, किस जगह फायरवॉल नेटवर्क के अंदर प्लेस होनी चाहिए, कैसे एप्लीकेशंस के अंदर डीएमजी प्लेस होनी चाहिए, ये नेटवर्क का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जिसको हम एड ऑन कहते हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी के पार्ट आ जाता है। आप अच्छा नेटवर्क तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे सिक्योरिटी इनेबल्ड करनी है वो आप इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सिक्योरिटी एनालिस्ट की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा रोल है जिसके अंदर हर कोई मूव कर सकता है। लाइक अगर मैं एप्लीकेशन, मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल
मैं ये कहूँ कि मैंने नेटवर्क पढ़ा है, मैंने नॉर्मल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, मैं जब भी इसमें मूव कर सकता हूँ बिकॉज़ बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग एनालिटिक्स एनालिस्ट होते हैं ये सिक्योरिटी के, जो एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सॉक का सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं। वहाँ पे ये इनिशियल लेवल के पर्सन्स होते हैं जो इनिशियल मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी अच्छा सॉक क्या होता है मैं थोड़ा-सा आइडिया कर देता हूँ। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इज़ वन ऑफ द crucial area of information security department where you can monitor the monitor your infrastructure कि कोई अटैकर आके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा हो तो आपके पास उसके अलर्ट्स आ रहे होते हैं। और हाउ यू कैन जनरेट द अलर्ट, और ये सारे जो आप नेटवर्क डिफाइन करते हैं, तो आपने फायरवॉल लगाई है, आपने एंड एंड यूजर के पास उसके लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल किया है, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, वहां से लॉग्स जनरेट होती हैं। वो लॉग्स आपके सॉक के पास जाती हैं और सॉक उसको मॉनिटर करता है कि आइदर इज दीज लॉग्स आर मलिशियस और नॉट। तो ये वहाँ पे मल्टीपल रोल्स होते हैं, एक लेवल 1 होता है, लेवल 2 और देन इस तरह वहाँ पे डिफाइन हो रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है, लेकिन यूजुअली वो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ कि इन केस, जैसे अब मैंने सॉक्का आपको बताया कि वहाँ पे लॉग्स आती हैं और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो जब इन केस उनसे कुछ मिस हो जाए और कोई इंसिडेंट हैपन हो जाए, इंसिडेंट हैपन मीन्स कि कोई आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, अटैकर समहाउ किसी तरह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर होने में कामयाब हो गया, लेकिन आपके सॉक ने आइडेंटिफाई कर दिया और उसका जो भी पाथ था एंट्री का उसको ब्लॉक करके उसको उसके उसको उसका उसको फ़ौरन आपने आइसोलेशन मोड में ले गए उस सिस्टम को और क्लीन कर दिया। लेकिन ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये भी एक स्पेशलाइज़्ड रोल है, वो ये पर्सन परफ़ॉर्म करते हैं। ये स्पेशलाइज़्ड रोल मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंटर होते हैं, तो आप डायरेक्टली इस रोल में नहीं जा सकते। आप जा भी सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। इफ यू हैव अ गुड पोटेंशियल यू कैन मूव इट, बट यू हैव टू लर्न समथिंग अबाउट सिक्योरिटी, देन यू, बिकॉज़ दिस इज़ एडवांस लेवल ऑफ पोजीशन। मैं किसी को नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज एडवांस लेवल ऑफ पोजीशन, सो यू हैव टू लर्न बिफोर टू गो टू दिस पोजीशन, लाइक यू हैव टू वर्क इन सिक्योरिटी एनालिस्ट, देन यू कैन इजीली मूव टू इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर को पहले ये पता होना चाहिए कि अटैक आया कैसे, उसके बाद पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, देन वो उसी जो इंसिडेंट हुआ उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है वो। तो पहले एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, देन ही इंसिडेंट रिस्पॉन्ड होगा, और देन उसकी मिटिगेशंस परफॉर्म होंगे और उसके बारे में देखा जाएगा कि क्या इश्यूज आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है, उनको फिक्स करना, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है उसके अगेंस्ट, लेसन लर्न तैयार किया जाए, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम होता है। तो इफ यू डोंट नो हाउ इट इज कमिंग, सो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड इट। तो दिस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ एडवांस लेवल ऑफ पोजीशन। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जिसके ऊपर ये पूरी ओवरऑल है। अच्छा, मैं पेनिट्रेशन को थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि इस पूरे वेबिनार के अंदर हमारा पेन टेस्ट ही टॉपिक है मेन, तो मैं इसको पॉज करता हूँ पेन टेस्ट की फील्ड को, देन हम लेट्स गो टू द सिक्योरिटी कंसल्टेंट। सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक थोड़ी सी थियोरेटिकल लेवल की पोजीशन होती है, जिसके अंदर आप कंसल्टेंट थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं। इट्स they are somehow look like GRC department of type of person. GRC is governance, risk and compliance. Governance, risk and compliance क्या होती है कि आपने देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप होती है तो उसकी भी एक गवर्नेंस होती है। सीईओ कौन कौन किसको लीड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होंगी, उनकी एक स्टैब्लिश होगी, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगी, और देन अगर वो काम नहीं करेंगे या कंपनी की एक स्ट्रेटजीज डिफाइन होती हैं, वो एंटरप्राइज लेवल की गवर्नेंस होती है। तो इसी तरह जब कोई डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करूं, तो वहां पर भी एक गवर्नेंस एस्टैब्लिश किया जाता है। ये कौन हेड होगा, उसके नीचे कितनी टीम्स होंगी, कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिकल टाइप ऑफ टीम होती है जिनका काम होता है कि डिपार्टमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चलें, और जो कंपनीज के ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स लॉ अप्लाई होते हैं, रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, उनको कंप्लाई किया जाए। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, और इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट। अब ये जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये भी ये एडवांस भी लेवल की भी फील्ड होती है और ये बेसिक लेवल की भी होती है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। तो आप इसके अंदर एंटर जरूर हो सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसके अंदर इंटर्नशिप करके आप इसके अंदर, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फील्ड है जहाँ आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आप कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है।
जहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना होता है, आपको पॉलिसीज डिफाइन करनी होती हैं, प्रोसीजर बनाने होते हैं, कौन सा काम कैसे किया जाएगा, तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फील्ड है। अच्छा, अब हम सिक्योरिटी इंजीनियर्स की तरफ आते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं वो लोग जो डिजाइन करते हैं सॉल्यूशंस और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब डिजाइन करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं एंड पॉइंट के ना एंटीवायरस डिजाइन करूंगा, नहीं। डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि हाउ एंटीवायरस विल वर्क, हाउ एंटीवायरस विल इंटीग्रेट, हाउ द कॉन्फ़िगरेशन विल वर्क ऑफ द एंटीवायरस। सो सिक्योरिटी इंजीनियर्स ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने 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 कंपनी के अंदर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एक स्पेशलाइज्ड लेवल का ईडीआर, एंड पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एडवांस लेवल का एंटीवायरस होता है। तो उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा एज अ पेन टेस्टर, नेटवर्क सिक्योरिटी वाला इम्प्लीमेंट करेगा। द सिक्योरिटी इंजीनियर टीम कम अप एंड दे इम्प्लीमेंट इट, दे विल डिजाइन इट कि कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाउ वी कैन मिटिगेट ऑल ऑफ दिस थिंग, देन वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं। तो उसके लिए अब फॉर एग्जांपल आप अब ये आप किस कैसे आ सकते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स? तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया हुआ, आपने मैकेफी की किसी कहीं कंपनी के अंदर काम किया होता है, एंड यू कैन बी बिकम अ सिक्योरिटी इंजीनियर। यू कैन, इफ यू वर्क इन अ पालो अल्टो, यू कैन बिकम अ सिक्योरिटी इंजीनियर। So something like that. Let's go to the security architect. This is one of the specialized field, security architect, or you can say cyber security architect. They design overall architect. For example, मैं ये बात बोलूँ कि आर्किटेक्ट, अगर मैं इंजीनियर से बात करूं जो सिविल इंजीनियर जिन्होंने पढ़ी हुई हो, तो उनको ये आइडिया होगा कि आर्किटेक्ट का काम सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, बेशक वो पेपर पे हो। देन जो नीचे टीम होती है वो उसको फाउंडेशन के तौर पे लेकर चलते हैं, और देन सेम सेम सारे, फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियर घर बना रहे हैं तो वो एक आर्किटेक्ट बन गया, देन सारे मॉडल घर उसी हिसाब से सारे बनते जाएंगे। आर्किटेक्ट एक दफा एक बेसिक आर्किटेक्ट डिफाइन कर देता है अगर उसको किसी सोसाइटी के अंदर घर बना रहा है। सेम एज अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर बात करता हूँ, तो आर्किटेक्ट अगर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाह रहा है तो वो एक उसका एक आर्किटेक्ट डिफाइन कर देगा। देन अब उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होगी तो वो बेसिक फाउंडेशन तो वो आर्किटेक्ट से फॉलो हो रही होंगी। लेकिन अब जब फ्यूचर में कोई नई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैं इन हाउस एप्लीकेशन करूंगा तो इन हाउस के अंदर क्लाउड आर्किटेक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लाउड आर्किटेक्ट, उसको डिफरेंट आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लाउड एप्लीकेशन वर्क लाइक डिफरेंटली। सो आर्किटेक्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक डिजाइन क्रिएट करना होता है और वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। लेकिन ये मैं हर किसी नहीं कहूंगा कि वो डिजाइन एक हार्ड कोडेड होता है कि हर दफा सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो चेंज होता रहता है। और दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप एप्सेक आपने किया हुआ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर काम किया हुआ हो, आपने एज अ पेन टेस्टर भी काम किया हुआ, आपने जीआरसी को भी समझा हुआ हो, तो देन यू कैन गो दिस एडवांस फील्ड। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, ये सम जब सिक्योरिटी इंजीनियर्स चीज़ें डेवलप कर देते हैं, उनको डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, देन दे कम अप एंड दे मैनेज दो सॉल्यूशन, वो मैनेज करते हैं। क्योंकि बाद में आपका मैनेजमेंट भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लगाने के बाद। ओके, लेट्स कम अप विद द मेन रोल व्हिच इज पेन टेस्ट। पेन टेस्ट जो पेन टेस्टर रोल की मैं बात करूं तो ये वो लोग होते हैं जो आप कोई भी चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, या आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं पेन टेस्टर टेस्ट करें वो। और ये भी हो सकता है कि वो थियोरेटिकल तरीके से भी टेस्ट किया जा रहा हो, जिसको हम रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं। लेकिन पेन टेस्टर की जो एक्सपर्टीज होती है वो टेक्निकल परस्पेक्टिव से होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क डिजाइन किया, नेटवर्क सिक्योरिटी पर्सन है। अब मैं ये कैसे मेक श्योर कर सकूं कि ये नेटवर्क जो डिजाइन हुआ है ये परफेक्ट है। नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ये एक बेहतर सिक्योरिटी सिक्योर स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, नेटवर्क डिजाइन हुआ है, ये हमें कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? तो उसके लिए पेन टेस्टर कम अप एंड दे challenge it. They test the network. They try to jump one VLAN to another. They try to bypass the security parameter. For example, security firewall लगी हुई है, IPS लगा हुआ, IPS is intrusion prevention system, and IDS is intrusion detection system. अच्छा, अब मैं ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा।
और एंड में आप पूछ सकते हैं कि क्या-क्या इनका क्या मतलब है, क्योंकि कोशिश हम करेंगे कि पहले पेन टेस्ट को कवर कर लें, देन ये जो सवाल आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा तो हम एंड में इनको बता दूँगा शॉर्ट वे में कि ये क्या-क्या चीज़ें थी। तो इनको टेस्ट करते हैं, इनको कोशिश करते हैं बायपास करने की एंटीवायरसेस, क्योंकि एंटीवायरस वन ऑफ द कंट्रोल वेयर यू कैन नॉट डिप्लॉय एनी malicious payload to bypass a laptop or something like that. So you have to try. Pen tester try करते हैं उसको bypass करने के लिए, वो different techniques apply करते हैं और something like that. तो पेन टेस्टर का ये काम होता है। अभी हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि मज़ीद हम डिटेल के अंदर पेन टेस्ट को कवर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि पेन टेस्ट का काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी एक न्यू टर्मिनोलॉजी अब यहाँ पे यूज़ होने जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। वल्नरेबिलिटी इज़ अ लूप होल। लूप होल किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, मैं थोड़ा-सा और ईज़ी वर्ड के अंदर वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मैं एज़ अ वीकनेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो वन हैंडेड करता हूँ। जैसे तुरंत मुझे दोनों हाथ से चलानी चाहिए, और इन केस अल्लाह ना करे गाड़ी अनकंट्रोल होती है तो मैं फ़ौरन मुझे दूसरा हाथ लाते हुए शायद टाइम लग सकता है और गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो सकती है, तो ये मेरी वीकनेस हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की वीकनेस ये होती है कि वो लोगों को फेस ज़्यादा करना उनको पसंद नहीं होता, या वो नहीं कर पाते और हिचकिचा जाते हैं। तो ये उनकी वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस से बेनिफिट दूसरे लोग ले सकते हैं। तो जो लोग उस वीकनेस से बेनिफिट ले लेते हैं, दिस मीन्स कि वो आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं बहुत ही ह्यूमन टर्मिनोलॉजी से अंदर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसी को मैप करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर या आईटी सिक्योरिटी में। फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन मैंने एक डेवलप की, और उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने यूजर नेम पासवर्ड रखा, लेकिन समहाउ मैंने उसके अंदर कोई कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं किए, तो किसी तरह जो मलिशियस यूजर आया वो लॉग इन हो गया। हो सकता है मैंने मैंने उसकी जो कंट्रोल मैंने डिफाइन नहीं किया, और मैं एक बेसिक प्रोग्रामर था, मैंने उसका यूजर नेम ही एडमिन एडमिन रख दिया। और एज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जब उसको अगर टेस्ट करेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा एडमिन एडमिन हो सकता है नहीं हो सकता, देन ही कैन एंटर or into the application, or he will get the admin rights because this is user has a basic password admin. So is this means ये मेरी वीकनेस थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि मैं एक ऐसे यूजर नेम के अगेंस्ट ऐसा पासवर्ड यूज करने जा रहा हूँ जो बहुत ही वीक है, और मुझे पता ही नहीं था। तो वो वहां पे पेन टेस्टर एंटर होते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि यही आपकी वीकनेस थी जो आपको पता ही नहीं है, और हम आपको ये बता रहे हैं और आप इसको इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सिस्टम को टेस्ट करते हैं, वो इश्यूज बताते हैं, वो बताते हैं आपने प्रोग्रामिंग अगर वेब एप्लीकेशन आई है तो प्रोग्रामिंग में क्या-क्या आपने मिस्टेक्स की हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोग्रामर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, सो पेन टेस्ट के ऊपर मैंने थोड़ी सी बातचीत अभी की कि क्या कैसे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई, क्या वीकनेसेस जो हमें नहीं पता होती हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर्सन होता है जिसको अथॉराइज किया जाता है कि आप ये काम करें। देन उस जो ऑथराइजेशन दी जाती है उसके अंदर डिफाइन किया जाता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या होंगी, जिसको हम स्कोप कहते हैं। आप अच्छा, एज अ पेन टेस्टर यू हैव टू ओबे योर बाउंड्रीज, यू कैन नॉट गो एल्सवेयर। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि आपको www.example.com का पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, एंड इफ यू कुड एबल टू फाइंड एनीथिंग else against this website, for example you could able to find sub.example.com, so you cannot go there because this is not part of your domain. However, you can ask from the person ये पार्ट है, ये मुझे एक एक्स्ट्रा मिला है sub.example.com के अंदर, लेकिन ये मेरा डोमेन का पार्ट नहीं है। आप मुझे बताइए क्या मैं इसके अंदर फर्दर प्रोसीड करूं या नहीं करूं। तो हो सकता है वो इजाजत परमिशन दे दे आपको, हो सकता है वो मना कर दे। तो एज अ पेन टेस्टर आप अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करते हैं, आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। पीछे तो हो सकते हैं, आगे मजीद नहीं जा सकते, क्योंकि पेन टेस्टिंग जो होती है वो टाइम बाउंड होती है। तो आप बेस्ड ऑन योर टाइम आप डिसीजन लेते हैं कि मैं कितनी कवरेज करूंगा, और आप उस हिसाब से अपना स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जो डोमेन दिया गया हो, या जो आईपीस दी गई हैं, या जो सर्वर दिया गया, आपको उसी में लिमिट रहते हुए उसी सर्वर की पेन टेस्टिंग करनी है। देन सिमुलेशन परफॉर्म करनी होती है आपको। सिमुलेशंस मींस जो आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अटैकर कैसे आके उस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सिमुलेशन में आप
ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं, आप डिक्शनरी अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स इम्पैक्ट ना हो रहे हो। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की टेस्टिंग अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में परफॉर्म करवाती हैं ताकि मेन यूजर इम्पैक्ट ना हो। टेस्टिंग एनवायरनमेंट उनका वो एनवायरनमेंट होता है यूजुअली जहाँ प्रोडक्शन को रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं ताकि आप सेम सिनेरियो में रहते हुए आप परफॉर्म कर सके। तो ऐसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हम यूजुअली डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक और अदर अटैक इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्मल डिक्शनरी अटैक वहाँ पे लग सकते हैं, बल्कि यूजिबिलिटी ऑफ ओटीपी होती नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी सिमुलेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अदर अटैक ओआस टॉप 10 के भी होते हैं, मैं उनके ऊपर बार-बार जानबूझ के भी नहीं आ रहा। वो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग को एक टूल की दूँगा, 1 से 2 टूल की दूँगा, तो उसके अंदर मैं आपको कवर कर दूँ। देन एंड ऑफ द डे पेन टेस्टर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो-जो उसने एक आइडेंटिफाइड कोड की सूरत में कन्वर्ट करे। रिपोर्ट हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं क्योंकि हमारी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के पास भी जाती है। एग्जीक्यूटिव इज सी लेवल एंड मैनेजर लेवल्स के पास भी जारी होती है, और देन एक टेक्निकल रिपोर्ट भी होती है जहाँ पर टेक्निकल पर्सन के पास जा रही होती है कि फॉर एग्जाम्पल पीटी कह दिया करूंगा क्योंकि फैंटेसी बिग वर्ड, तो आई वांट टू मेक इट शॉर्ट। तो पीटी परफॉर्म कर रहा हो तो वो उसको वो रिपोर्ट एंड ऑफ द डे सबमिट करनी होगी प्रोग्रामर को। तो प्रोग्रामर को हम जेनरिक सबमिशन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव लेवल का रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो हमें इट शुड बी टेक्निकल। तो उस ताकि वो इजीली प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा जेनरिक हो जाऊंगा, मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ प्रोग्रामर, यू नो दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग अ पैरामीटराइज्ड क्यूरी तो एसक्यूएल इंजेक्शन इजीली हो जाएगा। So you have to use a parameterized query. If you are using a PHP, you have to use a PDU library. If you are using the .NET, there is an parameterized option of the library, so you can use it. और जावा तो ऊप पे बनी हुई है क्योंकि वो उसका बेस सी लेवल के ऊपर है, तो आप जावा तो इटसेल्फ ऊप है और उसके अंदर आप बहुत इजीली इस तरह की सारी कॉन्सेप्ट इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं पैरामीटराइजेशन के, चाहे वो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डेटाबेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सिर्फ आपको अडॉप्ट करने होते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग उसको भी अडॉप्ट नहीं करते, तो वहां पर भी एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप ऑफ थिंग्स आ जाती हैं, अकर हो जाती हैं इश्यूज। तो एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट बनानी होती है। अब कुछ लोग डिफरेंट 2 रिपोर्ट्स बनाते हैं, मैनेजमेंट के लिए अलग, कुछ लोग और टेक्निकल लोगों के लिए अलग, कुछ लोग सिंगल रिपोर्ट बनाते हैं। मैं यूजुअली सिंगल रिपोर्ट बनाता हूँ जिसके अंदर टॉप ऑफ द रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है और देन ग्रेजुअली वो टेक्निकल की तरफ मूव करती जाती है। तो रिपोर्ट मेरी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन मैं सिंगल रिपोर्ट पे काम करता हूँ क्योंकि उसको मेंटेन करना आसान होता है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन पीटी एंड हैकिंग। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए ज़रूरी बताऊँगा क्योंकि hacking is a crime. A pen tester, if you know pen testing, you can do the hacking as well. Or if you are a hacker, you can easily convert to pen testing as well, because this is something just one liner एक डिफरेंस है सब में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑथराइजेशन के ऊपर बात करूं, क्योंकि अभी ने पीछे यही 4 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए पेन टेस्ट से रिलेटेड, तो उसी के ऊपर मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूं कि अगर मैं ऑथराइजेशन के ऊपर बात करूं तो पेन टेस्ट के बाद ऑथराइजेशन होती है कि अथॉरिटी होती है कि मैंने ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पीटी करना है। लेकिन जो हैकर है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बस आया है, उसका एक इंटेंशन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे डैमेज करना है। अब वो उसकी कोई पर्सनल ग्रज भी हो सकती है उसका। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, जो अब बहुत ज़्यादा बचकाना बात है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अनफॉर्चुनेट, जब 14 अगस्त या 15 अगस्त आएगी, इंडियंस पाकिस्तानी वेबसाइट्स को हैक कर लेंगे, पाकिस्तानी इंडियंस की वेबसाइट्स को हैक कर लेंगे। दिस इज नथिंग, इससे कुछ नहीं होता। हैकिंग, इससे आप हम लोग समझते हैं कि हमने वेबसाइट हैक कर ली तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। दैट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये वेबसाइट इज जस्ट अ फेस ऑफ द वेबसाइट ऑफ द कंपनीज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हैकर होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, उसका सिर्फ मकसद होता है कि इनकी हमने रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज करनी है। एंड ऑफ द डे न्यूज़ के अंदर आ रहा होता है कि इंडियंस ने पाकिस्तान की 14 अगस्त को 50,000 वेबसाइट हैक कर दी। दैट्स इट। क्या रेपुटेशन को हिट हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन ने विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स और 1 डे के अंदर वेबसाइट को वापस अप कर लिया हुआ, बिकॉज दे हैव अ बैकअप। इफ दे डोंट हैव, देन व्हाट्स हैपन, दे नीड टू डेवलप अगेन। बट इश्यू कब आता है कि वहां पे कोई स्टेट लेवल का अटैक हो रहा हो और वो आपकी, और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी, इन केस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लेवल पे कंप्रोमाइज की जाती है और बिकॉज ऑफ कि हमारी पाकिस्तान पूरा ब्लैक आउट हो जाए, और देन उस टाइम पे कोई वॉर स्टार्ट करने का पर्पस हो, देन दिस इज द इशू।
देन वहाँ पे स्टेट लेवल के हैकर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और ये बहुत कॉमन है और ये इस तरह की अटेम्प्ट्स हो रही होती हैं। तो वो पेन टेस्टर ही फिर एक्टिविस्ट बन जाते हैं हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों के अंदर नहीं आते। तो वो ये डिफरेंस है लेकिन यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए हैकिंग से बिकॉज़ दिस इज़ अ क्राइम। एंड ऑफ द डे इट्स विल लीड टू नथिंग। अ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कोई आपको फेम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और समथिंग लाइक चोरी आप ओपनली जाके करें विद गन या फिर आप डिजिटली करें, इट्स चोरी रहेगी वो। तो खैर ये दिस इज मैं डिफरेंस बताना ज़रूरी इसलिए पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि पेन टेस्ट जब आप सीखने लगते हैं, पीटी जब आप सीखने लगते हैं तो आपको एक फ़ील आता है कि मैं अपनी स्किल्स को कहाँ टेस्ट करूँ? तो ऐसे सिमुलेशन एनवायरनमेंट पब्लिकली ओपनली हैक द बॉक्स के नाम से या और भी बहुत से सिमुलेशन एनवायरनमेंट है जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जाके फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ना एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं पीटी परफॉर्म करने के लिए और पीटी के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए रादर देन गोइंग टू टेस्ट इंडियन वेबसाइट और अदर वेबसाइट यू कैन इजीली डू सम गुड थिंग्स एज वेल और वल्युबल वेबसाइट भी मौजूद हैं जो मैं आपको एंड बता दूंगा कि उन वेबसाइट्स का अपने पास सर्वर्स के ऊपर अपने लैपटॉप पे जैम्प वैम्प या फिर आईएस के ऊपर डिप्लॉय करके आप अपने सिस्टम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनकी खुद से या सिस्टम लेवल का अगर आपको टेस्टिंग करनी हो तो मेटास्प्लॉइडेबल के नाम से एक एप्लीकेशन वीएम मौजूद होती है, आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम के ऊपर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू डू सम इलीगल थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन एज वेल। बताने का मकसद ये डिफरेंस जरूरी है क्योंकि there is just one line and if you slip that line you can will go to the illegal things। तो मैं क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू भी होते हैं उन जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता तो उनको बताना ज़रूरी है कि कहीं पर भी आप एक्साइटेड होकर किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके शुरू ना मत हो जाइएगा कि यार इसको टेस्ट करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर वहाँ पे लॉग मॉनिटरिंग बन रही हुई, उनके पास लॉग्स बन रही हुई, तो लॉग से आपकी आईपी मिल जाएगी, आपकी आईपी से आपका घर का एड्रेस भी मिल जाता है और दे कैन रीच इट टू यू। और पाकिस्तान में एक दफ़ा केस स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तान में साइबर लॉ अब थोड़ा बहुत मैच्योर है, तो आप वो केस लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ इट विल एंड टू डिज़ास्टर। तो ये बहुत एक्साइटिंग फील्ड है लेकिन ये बहुत डेंजरस फील्ड भी है एंड अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को या ऑथराइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किया तो अदरवाइज दिस इज वेरी एक्साइटिंग फील्ड, दिस इज वेरी गुड अर्निंग फील्ड, यू कैन इजीली अर्न इट। और हम सर्टिफिकेशन की भी बात करेंगे, कौन सी सर्टिफिकेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं जो क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी आप जॉब करने जाएंगे तो एंड ऑफ द डे वो आपसे सर्टिफिकेशन की मांगेंगे जरूर, लेकिन इफ यू हैव वेरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इफ यू कैन शो योर स्किल्स देन समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेच्योर होती आ रही है पाकिस्तान के अंदर, दे कैन हायर विदाउट सर्टिफिकेशन एज वेल बट somehow you need a certification unfortunately।